हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हक्की पिक नाम की एक जनजाति के बारे में। जो जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, और मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर वन में इतिहास और कला संस्कृति तथा समाज के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण मानी जाने वाली है। और आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर ये चर्चा में क्यों आई? अचानक ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ये जनजाति काफी महत्वपूर्ण है और हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रही है। ठीक है ना? इसलिए इसके सभी पक्षों की हम लोग चर्चा करेंगे। उत्पत्ति, उसकी संस्कृति, उसके वैश्विक व्यापार। अब कहोगे कि सर, उत्पत्ति संस्कृति समझ में आता है, लेकिन वैश्विक व्यापार, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखें तो ये भारत का नक्शा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये अफ्रीका का एक हिस्सा और भारत का नक्शे से मिलता जुलता है, जो भारत से होकर के विश्व के अलग अलग देशों में आपके व्यापार करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ऐसी जनजाति जो विश्व के अन्य देशों में भी व्यापार करने जाती है और है संबंधित भारत के दृष्टिकोण से ही। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कर्नाटक की ये हक्की पिक जनजाति है। हक्की पिक जनजाति कहाँ की है? कर्नाटक की। भारत के कर्नाटक के क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है और इसके अभी 8 सदस्य, यानी कि 8 मेंबर दक्षिण अफ्रीका या मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में फंस गए। यानी कि अफ्रीका के एरिया में ये व्यापार करने के लिए गए और वहां फंस गए। क्यों? क्योंकि इनका वीजा खत्म हो गया। और ये क्यों गए थे? ये गए थे अपने पारंपरिक हर्बाल जो उत्पाद हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनकी बिक्री के लिए। और इसका संदर्भ ये निकल के आता है कि इसका मतलब है भारत की ये जनजाति वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जुड़ी हुई है, दुनिया भर में अपने वैश्विक उत्पादों को बेचने जाती है। सोचिए, इतनी मान मांग है इनकी। लेकिन क्या हुआ कि इस बार वहां पर जाकर के ये वीजा को ये ध्यान नहीं दे पाए और वहां पर ये फंस गए व्यापार के चक्कर में। तो इसलिए ये चर्चा में आया। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, क्या है, किस तरह की कंडीशन है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी डाटा कार्ड की बात करें, इसकी जनसंख्या की बात करें, डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें, तो भारत में कर्नाटक के क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या मात्र 11,892 है। और इन्हें भारत सरकार ने एक संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है बाकायदा। ऐसा नहीं है कि ये संवैधानिक दर्जा नहीं है, अनुसूचित जनजाति के रूप में, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर इनको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है। कुल जनसंख्या है 11,892। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और अब इसके आगे हम बात करें तो बात आती है कि इसका बैकग्राउंड अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हक्की पिक दो कन्नड़ भाषा के शब्द हैं। हक्की मीन्स पक्षी और पिक मीन्स पकड़ना, यानी कि पक्षी पकड़ने वाले समुदाय हैं। यानी कि एक तरीके से जिनको कहते थे हम बहेलिया, उस तरह के लोग हैं जो अपना जाल बिछा करके पक्षियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं से बना है वर्ड कैचर्स। ये उसी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इसका अर्थ यही है, हक्की पिक का मतलब ऐसे लोग जो पक्षियों को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना? और यही इनकी पहचान है। लेकिन बात आती है कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, कहां से आए, क्या ये यही काम करते हैं? नहीं। इन लोगों के अनुसार अगर हम जाने तो ये कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, और ये भी कहते हैं कि हम राजस्थान से यहां पर दक्षिण भारत में आए थे। हम महान महाराणा प्रताप सिंह के वंशज हैं, उनसे जुड़े हुए, उनकी सेना में काम करते थे। क्योंकि जब मुगल शासकों ने, अकबर ने उनको पराजित कर दिया, जंगलों में ये भटकते रहे, उसके बाद ये दक्षिण की ओर पलायन कर गए। ये उनका मुख्य कारण है, ध्यान रखिएगा। तो ये महाराणा प्रताप की सेना में काम करने वाले लोग थे। जब मुगलों ने, स्पेशली अकबर ने, इनको हरा दिया और ये भटकते रहे, तो फिर ये प्रवास करने के लिए दक्षिण की ओर यहां से इस तरीके से माइग्रेट करके चले आए और यहां पर आकर के रहने लगे। कुल मिलाकर के बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इतिहास, संवैधानिक दर्जा, राजनीति और आपके समाज, सभी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना। अब बात आती है कि इनकी भाषा क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये मूलतः द्रविड़ क्षेत्र में रहते हैं, नो डाउट रहते हैं, लेकिन ये थे कहां के? इंडो आर्यन, उत्तर भारत के हैं। इसलिए ये इंडो आर्यन
भाषा बोलने वाले लोग हैं। इनकी अगर हम भाषा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, दो भाषाएं हैं इनकी। एक भाषा जिसे हम इंडो आर्यन के नाम से जानते हैं, इनकी बागरी भाषा है। बागरी अगर देखेंगे तो ये रही इनकी मूल भाषा, मातृभाषा बागरी है, ठीक है ना। और दूसरी भाषा ये कन्नड़ का भी प्रयोग करते हैं, कन्नड़ का भी ये प्रयोग करते हैं। यानी कि मातृभाषा बागरी और कन्नड़ भाषा। अब कहोगे कैसे? तो आपस में जब बातचीत करते हैं तो ये बागरी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब व्यापारिक गतिविधियों के लिए बात करते हैं तो ये कन्नड़ का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ओके एवरीबॉडी, तो बात क्लियर हो गई। यानी कि मूलतः ये इंडो आर्यन समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, बागरी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन बागरी भाषा भी ध्यान रखिएगा ऐसी भाषा नहीं है। बागरी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। ध्यान रखना, इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, लिपि नहीं है, मौखिक रूप से बोली जाती है, और यह लुप्त प्राय भाषा में शामिल है, यूनेस्को की एंडेंजर्ड लैंग्वेज में शामिल है, लुप्त प्राय भाषा में शामिल है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बागरी भाषा। बागरी क्या है, ठीक है ना। बागरी भाषा कहाँ बोली जाती है, बागरी भाषा का समुदाय बोलने वाला कौन है, ठीक है ना। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होती है कि नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, नो स्क्रिप्ट, ये केवल मौखिक रूप से बोलते हैं सिर्फ, ये ध्यान रखना। और बात आती है इसकी कि ये काम क्या करते हैं। देखिए, पहले ही बता दिया कि ये शिकारी लोग हैं, नोमेडिक ट्राइब हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, पक्षियों को पकड़ने और शिकार करने का इनका मुख्य काम है। ये देखेंगे तो यही इनकी परंपरा है, यही इनका कंसेप्ट है। लेकिन एक कंसेप्ट आया था जब वन्य जीव संरक्षण कानून बन गया, तो अब क्या करें, जब कानून बन गया तो इनके शिकार पर प्रतिबंध लग गया। अब क्या करें, शिकार कर नहीं सकते, इसलिए शिकार अब बहुत लिमिटेड हो गए। तो इन्होंने अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया, शिकार छोड़ करके इन्होंने नए व्यवसाय की ओर मुड़ गए ये लोग। उनमें क्या करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, कस्बों में चाकू दराती तेज करने का काम करते हैं, जो आपने देखा होगा साइकिल वाइकिल पर रख करके ये काम करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने अपनाई वो थी इनकी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को, सबसे बेहतरीन। लंबे समय तक जंगलों में रहने के कारण जड़ी बूटियों, औषधि पौधों का इनको बहुत ही बेहतरीन ज्ञान था। इस तरह की चीज आपने देखी होगी, ट्रिपल आर एक मूवी आई थी, और ट्रिपल आर में सोचिएगा जनजातीय लोग आकर के शहर में, एक तो उनके दोस्त को सांप काट जाता है तो उसका तुरंत जड़ी बूटी तोड़ करके उसका इलाज कर देते हैं। उसी तरह का इनका पारंपरिक ज्ञान है, और इन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति स्वयं विकसित की है जो देसी जड़ी बूटियों से बनी हुई है। और वर्तमान में इनके ये मसाले, हर्बल तेल, आयुर्वेद फॉर्मूले ये बेचते हैं। अभी आपने देखा होगा, आपका आदिवासी तेल खूब चला था, खूब चला था आदिवासी तेल, ये लंबे लंबे बाल, ये लंबे लंबे जुल्फें, खूब चला, अब वो बंद हो गया। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता है, असर होता है, लेकिन अब वो प्रोफेशनल कहा जाए कि लोगों ने उसको बढ़ावा दे दिया, उन्होंने धंधा बना लिया, उसमें मिक्सअप करने लगे, और उसका इफेक्ट कम हो गया। क्योंकि उसको केवल लगाने से मतलब नहीं होता, इनकी अपनी एक परंपरा होती है, अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति बनाई और बेहतरीन आयुर्वेद के फॉर्मूले बनाए, जिसको अब ये बेचते हैं। और उसी को बेचने के लिए ही ये लोग अफ्रीका वगैरह के क्षेत्रों में जाते हैं, और अफ्रीका में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडिया से सप्लाई करते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप में पश्चिमी देशों से दवाएं जो आती हैं वो बड़ी महंगी पड़ती हैं, और उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी इनकी दवाएं इफेक्टिव हैं। इसलिए इनकी सस्ती और इफेक्टिव दवाओं की डिमांड बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि ये लोग वहां पर जाकर के बेचते हैं, उनकी डिमांड है, बेचते हैं, यही एक बहुत बड़ा रीजन भी है। अब आप समझ सकते हो इन सब चीजों को लेकर के कि क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, और क्यों गए थे ये। लेकिन अब इनके बारे में थोड़ा और जाना जाए तो एक चीज और है, समाज के बारे में जाने तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि ये मात्र सत्तात्मक समाज है, टिपिकल, यानी कि महिला प्रधान समाज, जहां महिलाओं की प्रधानता होती है। दूसरा, ये अपने समुदाय के भीतर शादी तो करते हैं, लेकिन अपने गोत्र में शादी नहीं करते, अपने क्लान में विवाह नहीं करते, एंडोगैमी की प्रथा है, यानी समुदाय के भीतर शादी करेंगे लेकिन अपने कुल में नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ये। दूसरी चीज, विवाह की इनकी एक अनोखी परंपरा है,
यहाँ पर जो दहेज दिया जाता है वो दूल्हा दुल्हन को दहेज देता है। हमारी भारतीय परंपरा में क्या है कि दुल्हन वाला लड़की का पिता दहेज देता है दूल्हे को, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, दूल्हा देता है ये। और दूसरी चीज एक और भी है कि ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में शादी का यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि हम लोगों के यहाँ पहले भी थी। पहले जनरली क्या होती थी कि माता के परिवार से लड़की पिता के परिवार में आ सकती थी, यानी कि मामा की बेटियां अपने बुआ फूफा के परिवार में आ सकती थी। गुजरात में भी देखेंगे तो कुछ राजस्थान के जो राजपूत हैं गुजरात में भी, और दक्षिण भारत में भी देखेंगे तो इस तरह की प्रथा है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में शादी होती है। ये साउथ इंडिया में, गुजरात में मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरा एक स्टूडेंट था जिसकी शादी उसकी मामा की बेटी से हुई थी, मैंने खुद देखा है, राजपूत हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कंसेप्ट देखा है, और जनरली पहले चला करता था, अब जाकर के धीरे धीरे ये बंद होने लगा। तो दो महत्वपूर्ण प्रथा हैं इस हक्की पिक समुदाय की। बात आती है धार्मिक विश्वास की या धर्म व्यवस्था में किसको मानते हैं, तो देखेंगे तो ये सभी हिंदू त्योहार मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भैया वहीं से आए हुए हैं। और कितने साल हुए हैं ज्यादा से ज्यादा? महाराणा प्रताप की घटना को देखा जाए तो 1576 के बाद में तो 500 साल मुश्किल से, और 500 साल में कोई अपनी परंपराएं नहीं भूल जाता। और जब परंपरा लगातार पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती हो तो ये जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें, और अपने विशेष अनुष्ठान चामुंडेश्वरी देवी की पूजा भी करते हैं, ये भी है। इसका मतलब है हक्की पिक जनजाति इतिहास निरंतरता अनुकूलन की एक कहानी है। योद्धाओं से पक्षी पकड़ने वाले और वैश्विक व्यापारियों तक इनके समय के अनुसार इन्होंने अपने आप को ढाला है और अनूठी संस्कृति को जीवित रखा है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी इसको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के, साथ के साथ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल से मनोज कुमार हिस्ट्री से जुड़ करके इसके सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इसकी पीपीटी आप कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।